हेलो एवरीवन। तो इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की। डीसी मशीन में क्या क्या चीज़ें हम बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स हैं। पहले क्या है कि जो पोल है वो क्या करता है, हमारा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री, एक पोल में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कंटेंट होता है। ठीक है, अगर कोई एक पोल है, मान लीजिए कोई नॉर्थ पोल है, तो ये करेगा 180 डिग्री हमेशा ये इलेक्ट्रिकल अपने लेके ये चलेगा। यहाँ पे आपने साउथ पोल लगा दिया तो साउथ पोल भी अपना 180 डिग्री लेके चलेगा इलेक्ट्रिकल, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आपने 10 पोल लगा दिए, यहाँ पे फिर साउथ आपने जोड़ दिया, यहाँ पे फिर नॉर्थ जोड़ दिया, यहाँ पे फिर साउथ जोड़ दिया, यहाँ पे फिर नॉर्थ। तो हर एक पोल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपने में रखेगा। हर एक पोल में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का होगा ज़रूर। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एक पोल पे कितना मैकेनिकल होगा, ठीक है, मैकेनिकल का कितना होगा, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, हमारा इनवैलिड क्वेश्चन है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये मशीन टू मशीन वेरी करेगा। अगर 2 पोल का है तो जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है, जो मैकेनिकल डिग्री है वो सेम होगा, मगर 4 पोल में ये वेरी करेगा, 6 पोल में ये कुछ और डिफरेंट होगा, 8 पोल में डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम मैकेनिकल डिग्री को नहीं लेते हैं, हम मैकेनिकल एंगल को नहीं लेते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एंगल को लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंगल में क्या है, आप 1000 पोल का मशीन बनाइए, एक पोल में फिर भी कितना कंटेंट होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। मगर मैकेनिकल डिग्री डिफरेंट होगा, 2 पोल में कुछ होगा, 6 पोल में कुछ होगा, 8 पोल में कुछ होगा। तो हमें डिजाइनिंग के टाइम पे एक अगर हमारा रेफरेंस हो जाए जो वेरी ना करे, तो उसी को हम हमेशा लेके चलते हैं। तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल डिग्री हम लेके चलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये फिक्स्ड है। ये 2 पोल की मशीन में भी 1 पोल में 180 डिग्री और 6 पोल में भी एक ही पोल में 180 डिग्री, 8 पोल में भी एक पोल में 180 डिग्री। अब 1,00,000 पोल का बना दो, उसमें भी एक पोल में 180 डिग्री इसमें जो है कंटेंट करेगा। आइए हम डी एक्सेस और क्यू एक्सेस को देखते हैं, अलग अलग मशीन के लिए क्या क्या होगा। तो ये 2 पोल का मशीन है, ये 4 पोल का मशीन है, और ये मान लीजिए 60 पोल का एक मशीन है। तो हम पहले देखते हैं डी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस, तो इसमें तो ये नॉर्थ टू साउथ 2 पोल का है, तो ये हो जाएगा डी एक्सेस। अच्छा, 4 पोल में डी एक्सेस कैसे होगा, एक्सेस क्या होगा, सिमेट्री होना चाहिए, तो नॉर्थ टू नॉर्थ एक कनेक्ट करेंगे। जो नॉर्थ होगा उसको हम पॉजिटिव डी लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डी एक्सेस। और साउथ टू साउथ जो होगा उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव डी लेंगे, साउथ टू साउथ नेगेटिव डी। उसी तरीके से जैसे देखिए ये साउथ है 60 पोल में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डी एक्सेस, और फिर नॉर्थ वाला होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव डी एक्सेस। उसी तरीके से नेगेटिव डी एक्सेस, और नॉर्थ से है तो पॉजिटिव डी एक्सेस। दूसरा हमारा क्यू एक्सेस होगा। ठीक है, तो क्यू एक्सेस 2 पोल में कैसे होगा, फ्लक्स लाइन की बिल्कुल जो है 90 डिग्री बनाते हुए ये हो जाएगा क्यू एक्सेस। इसमें क्यू एक्सेस कहाँ पे होगा, तो देखिए जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो वहाँ पॉजिटिव डी एक्सेस हुआ। क्लॉकवाइज उससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में ये हो जाएगा पॉजिटिव क्यू एक्सेस, पॉजिटिव क्यू एक्सेस। और साउथ से 90 डिग्री में नेगेटिव क्यू एक्सेस, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अभी हम उसको समझते हैं कि कैसे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, नेगेटिव क्यू एक्सेस।
अच्छा, इसमें तो दिख रहा है 90 डिग्री, मैकेनिकल भी है इलेक्ट्रिकल भी है। इसमें 90 डिग्री कैसे है, तो देखिए एक पोल कितना कंटेन करता है हमारा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये भी 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, ये भी 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, ये भी 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, ये सारे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होंगे। ये 90 डिग्री मैकेनिकल है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी है। ये 45 डिग्री मैकेनिकल है बट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। ओके, अब देखिए 60 पोल में, देखिए 60 पोल में जो साउथ से गुजर रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव डी एक्सेस, जो नॉर्थ से गुजर रहा है वो पॉजिटिव डी एक्सेस। एक पोल कितना कंटेन करता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के बीच 180 डिग्री है। ये पोल साउथ पोल भी 180 डिग्री कंटेन कर रहा है, फिर नॉर्थ पोल भी 180 डिग्री कंटेन कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो बिल्कुल इसके बीच में से आप एक लाइन ड्रॉ करिए। तो क्यू एक्सेस कहाँ पे होगा, देखिए जो साउथ है, साउथ के बाद वाला, देखिए यहाँ पे ये जो साउथ है, साउथ के बाद वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव क्यू, तो ये नेगेटिव क्यू है। उसी तरह नॉर्थ है, नॉर्थ में पॉजिटिव डी एक्सेस है, नॉर्थ में पॉजिटिव डी एक्सेस है, क्लॉकवाइज चलिए पॉजिटिव क्यू एक्सेस आएगा। उसी तरह नेगेटिव क्यू एक्सेस, नेगेटिव डी एक्सेस के बाद और पॉजिटिव डी एक्सेस के बाद पॉजिटिव क्यू एक्सेस। अच्छा, इसके बाद देखिए अगर हम ये पूछे कि इसके अंदर कितना डिग्री है इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो कितना होगा, यहाँ से एक जो साउथ पोल है वो एक पोल कितना कंटेन करता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो इसका हाफ है ये। देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इस ब्लैक लाइन से इस रेड लाइन के बीच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। उसी तरीके से ये ब्लू लाइन के बीच, ये दो ब्लू लाइन के बीच भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो इसका हाफ है, तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आप देखिए ये क्यू एक्सेस और ये डी एक्सेस, इसके बीच में 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और ये जो डी एक्सेस और क्यू एक्सेस में भी 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब मैकेनिकल लेते तो बहुत दिक्कत होती, इस मशीन में अलग होता, इस मशीन में अलग होता, इस मशीन में अलग होता। इलेक्ट्रिकल लिया, सब में बराबर है। ओके, तो एनालिसिस करना हमारे लिए इजी होगा, मशीन डिजाइन करना इजी होगा। तो ये कुछ बेसिक्स है। अब आगे हम और भी देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि जो फ्लक्स लिंकेज है, एमएनए की लाइन है, उससे क्या रिलेशन है। आगे देखते हैं हम एमएनए का, कि एमएनए कहाँ होगा। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 4 है, नॉर्थ साउथ है। ठीक है, इसमें हमें एमएनए ड्रॉ करना है, तो हमें पता करना है एमएनए होगा कहाँ। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा बढ़ा दिए, यही डायग्राम है समझने के लिए। तो देखिए हमें चाहिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, मैग्नेटिकली न्यूट्रल हो वो। तो हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, तो देखिए इसके टिप को देखिए ध्यान से, क्योंकि जो हमारा कॉइल होगा वो ऐसे ही होगा, ऐसे दो होगा, तो ये हमारा कॉइल इस तरह घूमेगा, इस तरह घूम रहा है, अरे क्या हो गया, इस तरह घूम रहा है। तो इसका जो टिप है उसको आप एक पूरा बार की तरह लीजिए, एक वायर की तरह लीजिए। तो हम अभी देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है। तो उसी से हम ड्रॉ करेंगे एमएनए को। तो ये घूम रहा है। ओके, तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये देखिए इस तरह घूमेगा,
मीन्स जब ये इस पॉइंट पे होगा तब ये पैरेलल जा रहा होगा, इसके नियर अबाउट ये पैरेलली ये जा रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज, अगर दो चीज़ें पैरेलल जा रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, जीरो हुआ। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज फ्लक्स लिंकेज क्या है, जीरो है, और यहाँ पे भी जीरो है। उसी तरीके से इस पॉइंट में भी जब ये मूव करेगा तो पैरेलली मूव कर रहा है, इस लाइन के पैरेलली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो रेट ऑफ चेंज है फ्लक्स लिंकेज का वो मिनिमम है, और यहाँ पे भी मिनिमम है। मीन्स अगर हम मिनिमम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इस लाइन पे, ये जो है इन लाइन पे जो है, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है वो मिनिमम है, वो जीरो है। तो हमारा जो MNA एक्सेस हो गया वो यहीं पे हो गया। इसके साथ ही हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हमारा कहाँ पे होगा, इस पोर्शन में होगा, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, और एक टर्म और दूसरा भी आता है लिंकिंग विथ फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो फ्लक्स लिंक कहाँ पे सबसे ज़्यादा कर रहा है, फ्लक्स लिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर रहा होगा। मीन्स इस टिप के साथ ही ये मूव कर रहा है, इसके टच में है, मगर वेरी नहीं कर रहा है। होप आपको MNA का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि MNA ये कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक बेसिक हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक DC जनरेटर है या कोई जनरेटर है, ओके। तो ये प्राइम मूवर में मान लीजिए ये वाटर से, ये हमारा डैम है, यहाँ से वाटर फ्लो हुआ, ये प्राइम मूवर को रोटेट करवा रहा है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ये ग्रिड की लाइन है, ओके। तो क्या हुआ, सडनली इस डैम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई, इसमें वाटर लेवल कम हो गया और पानी जो है कम आने लगा। तो अपने फुल एफिशिएंसी में काम नहीं करने लगा और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो रिड्यूस हो गया। तो एक जो पहले जनरेटर था वो क्या बिहेव करेगा, एज अ मोटर बिहेव करने लगेगा, ओके। एक जनरेटर एक मोटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो बात क्या है कि आप सिंपल नॉर्मल एक छोटा सा मोटर ले लीजिए और उसको आप पावर सप्लाई देने की जगह पे एक LED लगा दीजिए, ओके। और यहाँ आप अपने हाथों से या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से यहाँ इसको रोटेट कर दीजिए, यहाँ रोटेट कर दीजिए। तो क्या ये LED ग्लो होगा? यस, LED ग्लो होगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझ में आया कि एक जो मोटर है वो जनरेटर, ये डिपेंड करता है कि आप एक मशीन को किस काम में लाते हैं। एक मशीन जो है वो मोटर की तरह भी काम कर सकता है और मोटर जनरेटर की तरह भी काम कर सकता है। एक मोटर को मशीन को अगर इनफ आप पावर सप्लाई देंगे, वोल्टेज देंगे, तो एक मोटर की तरह काम करेगा, हमें टॉर्क दे देगा। और अगर आपने टॉर्क दिया इसे, इसी मशीन को आपने टॉर्क दिया तो ये वोल्टेज दे देगा। जैसे एक जो पहले हमारा मोटर था, एक हमारा पहले जो मोटर था वो चल रहा था, अगर हमने इसको वोल्टेज दिया तो वो मोटर क्या कर रहा था, हमारा काम कर रहा था, हमारा गाड़ी या जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसको चला रहा था। अच्छा, इस लोड को हटा दो, इस लोड को हटा दो और ये जो टर्मिनल जहाँ पे हमने वोल्टेज दिया प्रीवियसली, वहाँ हमने क्या किया, एक LED लगा दिया इसकी तरह, और हमने इसको घुमा दिया कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट से, तो LED ग्लो करेगा। तो ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है
डीसी मशीन का या एसी मशीन का, जिसका भी स्ट्रक्चर हमको देखना है, तो हमें ये अपने दिमाग में रखना होगा डिजाइनिंग से पहले कि जो मशीन है वो मोटर या जनरेटर, उसके क्या हम दे रहे हैं और क्या उससे आउटपुट ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। होप इट इज़ क्लियर। ओके, दूसरी बात जनरेटर का देखिए। जनरेटर, नाम इसका जनरेटर है, मगर ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा, ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या कर रहा है, टॉर्क ले रहा है और हमको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, वोल्टेज या पावर करंट हमको प्रोवाइड करवा रहा है। होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो जनरली कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन है, कोई भी मशीन है इलेक्ट्रिक मशीन, तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। स्टेटर मीन्स जो स्टेशनरी पार्ट होता है, और रोटर मीन्स जो रोटेटिंग पार्ट होता है। तो डीसी मशीन में जो स्टेशनरी पार्ट होगा, डीसी मशीन में जो स्टेशनरी पार्ट होगा वो हमेशा पोल होगा, या आप कह सकते हैं जो फील्ड होगा, फील्ड स्ट्रक्चर होगा, वो हमेशा स्टेटर में होगा, वो स्टेशनरी होगा। जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं नॉर्थ साउथ, ये डीसी मशीन बनाते हैं। अगर ये स्टेशनरी है, ओके, इसको हमने स्टेशनरी कर दिया तो ये डीसी मशीन बन गया। अगर ये रोटेटिंग है तो ये डीसी मशीन नहीं है। फंडामेंटली ये मस्ट होना ही होना चाहिए। और इसको जो कहते हैं बाहर के इस स्ट्रक्चर को योक, इस पे ये लगा हुआ रहता है, इस पे ये लगा हुआ रहता है स्टेटर पे। और जो रोटेटिंग पार्ट है डीसी मशीन्स में, तो ये इसमें कॉइल्स लगे हुए रहते हैं और कंडक्टर लगे हुए रहते हैं। ओके, कॉइल्स लगे हुए रहेंगे, कंडक्टर लगे हुए रहेंगे, और ये मस्ट है। अगर ये ऐसा नहीं है कि रोटेटिंग पार्ट में जो है कंडक्टर रोटेटिंग पार्ट में नहीं है, तो वो डीसी मशीन क्या है, डीसी मशीन नहीं होगा, वो कोई दूसरा मशीन होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो पोल्स होगा वो कैसे डिजाइन होंगे। तो वो डिजाइन होंगे हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर में। मीन्स हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर्स मीन्स एक जो है इसका नॉर्थ होगा, अगर ये यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, फिर नॉर्थ होगा, फिर अगला जो है साउथ होगा। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है खाचा, तो ये जो है दांतों की तरह है, टीथ की तरह है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम टीथ। और ये जो खाली खाचा है जिसके अंदर हमारा जो वायर है ना, वायर जाता है या ऐसे जाएगा, तो या कंडक्टर जाता है या बंडल जाता है, तो इसको कहते हैं हम स्लॉट्स। ओके, इसको कहते हैं हम स्लॉट्स। और हर एक स्लॉट जो होगा उसके ऊपर क्या करेंगे हम, उसको लेमिनेट करेंगे। हर एक वायर जो पतले पतले इसमें डलेंगे, हर एक वायर को हम लेमिनेट करेंगे। एक वायर को अगर लेंगे और उसको अगर हम किसी चाकू से हम अगर रफ करें तो उसके ऊपर से पाउडर मिलेगा हमको। तो हर एक पतला सा पतला वायर भी क्या होता है, हमें लेमिनेट होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। और ऐसा हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इससे जो हमें टॉर्क की वैल्यू है वो हमें इनफ मिल पाए, हमें इनफ टॉर्क मिल पाए, एक्सीलेंट टॉर्क मिल पाए। इसलिए हम जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम स्लॉट्स में बांट देते हैं, ठीक है। और हर एक स्लॉट्स को हम क्या करते हैं,
इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, हर एक स्लॉट्स में हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं वाइंडिंग्स की। तो डीसी मशीन में हम वाइंडिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला तो जहाँ काम हो रहा है, जहाँ हमारा काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आर्मेचर पे, और जिसके वजह से काम हो रहा है, दूसरा क्या है जिसके वजह से काम हो रहा है, मीन्स ये फील्ड वाला। ओके, तो डीसी मशीन पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी होगा, और आर्मेचर क्या होगा, वो रोटेटिंग होगा। और एक पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो ये मैकेनिकल क्लियरेंस है, जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है ना, ये तो रोटेट करेगा। तो फील्ड और आर्मेचर, फील्ड जिसके वजह से काम हो रहा है और आर्मेचर जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। तो अगर फील्ड हटा दोगे तो ये आर्मेचर किसी काम का नहीं रहेगा, और आर्मेचर हटा दोगे तो फील्ड अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, तो इसको कहते हैं हम मिनिमम, ये मिनिमम रहना चाहिए, मिनिमम क्लियरेंस रहना चाहिए। जैसे अगर छोटा मशीन है, अगर स्मॉल मशीन है, 500 वाट या उससे कम का मशीन है, तो ये 1 mm से भी कम इसका क्लियरेंस होता है, 0.5 mm के अप्रॉक्स इसका क्लियरेंस होता है। अगर मीडियम है मशीन, मीन्स अगर अप टू 250 किलोवाट, तो इसका कितना होता है, 1 to 1.5 mm इसका क्लियरेंस होता है, मीन्स इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो। अगर लार्ज मशीन है, अगर लार्ज मशीन है मीन्स 250 किलोवाट से बड़ा मशीन है, तो मैक्सिमम इसका 6 mm होता है, इसके अंदर का जो गैप होता है, क्लियरेंस जो होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम क्लियरेंस रहे। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम फ्लक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फ्लक्स का पाथ वगैरह, तो उसमें हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। होप इट इज़ क्लियर। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है उससे हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में कितना दूर पहुँचे हैं उतने को हम देख लेते हैं। तो ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। एक तो क्यू एक्सेस को देखा है हमने, एक डी एक्सेस को देखा है, और डिस्कस किया है एमएनए को, फील्ड वाइंडिंग को, आर्मेचर वाइंडिंग को, और एयर गैप कितना क्या होना चाहिए वो, और हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर, और हमने बात किया है। चलिए इतने को ही हम देखते हैं पहले। तो यहाँ मान लीजिए नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है। ये किससे आया, यह है हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर से। ठीक है, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर से। और क्या बात सामने आई, मान लीजिए ये वाइंडिंग ऊपर की ओर आ रही है, ये तार यहाँ पे जो आया है या यहाँ पे जो कॉइल है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला डेफिनेटली किधर जाना चाहिए, नीचे। फिर अगला वाला फिर आएगा ऊपर की तरफ, फिर अगला वाला जाएगा नीचे की तरफ, फिर अगला वाला ऊपर की तरफ, अगला वाला नीचे की तरफ, ऐसा होना चाहिए। ये भी बात कहाँ से आया, सामने हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर से। क्लियर। जो एयर गैप की बात है, एयर गैप क्या होना चाहिए, मिनिमम। एयर गैप मिनिमम मीन्स इसके बीच जो क्लियरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, मैकेनिकल क्लियरेंस। ओके, मैकेनिकल क्लियरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मान लीजिए स्मॉल मशीन है तो 0.5 mm उससे भी कम हो। अगर मीडियम है, मान लीजिए 250 किलोवाट से भी कम है, तो 1.5 mm से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है जितना भी बड़ा हम मशीन बना ले 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्मेचर की और फील्ड की। तो आर्मेचर और फील्ड डीसी मशीन में कहाँ मस्ट है, जो फील्ड है वो स्टेशनरी होगा हमेशा। डीसी मशीन में जो फील्ड है वो स्टेशनरी होगा, इसके वजह से हो रहा है। हमने कहा था कि फील्ड वाइंडिंग को हम
वाइंडिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फील्ड मीन्स ये नॉर्थ साउथ जो भी है, तो इसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? वो आर्मेचर में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर क्या होगा? इसमें रोटेटिंग पार्ट होगा। और फील्ड वाइंडिंग जो होगा वो स्टेशनरी पार्ट होगा। और स्टेशनरी पार्ट जो है वो कहाँ माउंट होगा? वो होगा योक पे। इसको आगे हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे योक का। और फिर आता है बात MNA का, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस में हमने देखा था कि ये जो घूम रहा है, इसमें देखिए और अच्छे से क्लियर होगा, जैसे ये घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से? ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो ये पैरेलल जा रही है। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी पैरेलल जा रही होगी। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और ये भी रोटेट हो रहा है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ होगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, MN एक्सेस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सेस कहाँ पे ड्रॉ होगा? D एक्सेस। ये नॉर्थ वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव D प्लस D एक्सेस। और साउथ से जो ड्रॉ होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव D एक्सेस माइनस D एक्सेस। Q एक्सेस कहाँ पे ड्रॉ होगा? Q एक्सेस होगा इन दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। D एक्सेस और Q एक्सेस के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए एक पोल कितना कंटेन कर रहा है? 180 डिग्री, मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री इसके बीच होना चाहिए, D एक्सेस और Q एक्सेस के बीच। तो जो Q एक्सेस कहाँ पे ड्रॉ होगा? MNA के साथ। इट इज़ क्लियर? मैं रिपीट करता हूँ। देखिए एक पोल कितना कंटेंट करता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। Q एक्सेस और D एक्सेस के बीच कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना ही चाहिए। मीन्स 90 डिग्री इधर से ले लीजिए और 90 डिग्री इधर से ले लीजिए। हमें पता है कि ये कौन सा एक्सेस है? ये एक्सेस है हमारा डायरेक्ट एक्सेस। तो इससे 90 डिग्री मीन्स ये वाली लाइन जो गई है और ये वाली लाइन MNA वाली लाइन। तो MNA वाली लाइन पे ही क्या होगा? हमारा जो Q एक्सेस है वो होगा। होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब साइड व्यू में हम देख लें DC मशीन में किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। तो सबसे पहले जो ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर ऐसे तो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा? ये नीचे की तरफ आएगा। तो हमें तो इसे फिक्स कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बेयरिंग ले लेंगे। ये बेयरिंग क्या होता है? ये इसके अंदर होल रहता है जहाँ हम ये शाफ्ट कनेक्ट करते हैं। और शाफ्ट में जो है ये हमारा आर्मेचर है वो रहेगा और शाफ्ट इसके चारों तरफ रहेगा। मतलब आर्मेचर शाफ्ट के चारों तरफ रहेगा, सॉरी। ओके, और इसको हम होल्ड करेंगे, दो बेयरिंग लगा देंगे इसमें। दो क्यों लगाया? ताकि ये बैलेंस बना रहे। अच्छा, ये क्या है हमारा? ये फील्ड है, दिस रेड वन। ये क्या है? फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग कंपलसरी क्या होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। और आर्मेचर वाइंडिंग देखिए, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये रोटेटिंग है। ओके, ये घूम रहा है। और ये आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ये हमने क्या लिया? ये हम वायर ले आए और इसको जोड़ दिया हमने किससे? कम्यूटेटर से। देखिए कम्यूटेटर क्या होता है? स्प्लिट रिंग। ओके, स्प्लिट रिंग मीन्स इसमें ऐसे पार्ट होंगे, यहाँ ब्रश लगा होगा, ये घूम रहा है, स्लिप रिंग भी घूम रहा है, कम्यूटेटर घूम रहा है। और यहाँ से हम ब्रश से करंट लेंगे। कभी इसमें करंट आएगा, कभी इसमें करंट आएगा, कभी इसमें करंट आएगा। जब ये करंट इस बिल्कुल इस सीध में आ जाएगा, जब ये करंट बिल्कुल इसके सीध में आ जाएगा, ये पूरा घूम रहा है, इसके सीध में आ जाएगा, तब यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। और ये हमारा लोड है, ये ग्लो होगा। मान लीजिए लोड जो है हमारा लाइट है, तो लाइट ग्लो होगा। ओके, तो ये साइड व्यू है। ये कौन सा व्यू है? ये जो है फ्रंट व्यू है। तो इसका हम डिटेल स्टडी अभी तक करेंगे। होप अभी तक का जो भी हमने सीखा है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे देखते हैं कि ये फ्लक्स कैसे इसमें काम कर रहा है,
कैसे कट कर रहा है और कैसे घूम रहा है, इन चीज़ों का हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। तो अगले प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि जो पोल है, आर्मेचर है, फील्ड वाइंडिंग है, बेयरिंग्स है, वो जो है कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में।